बीएनपी मेंगल का धरना जो है वो अख्तर मेंगल की क़यादत में 5वें रोज भी जारी है। तो उन्होंने डेडलाइन दे दी है 2 दिन, तो अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं बलूचिस्तान के हवाले से। ईरान अमेरिका आपस में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया और पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल होगा। ये जो रमज़ान अभी गुजरा है इसके अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये एक दहाई के अंदर सबसे ज़्यादा है। वाई इज़ इट एवरी टाइम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा दहशतगर्द जो होता है इसको नहीं कंडेम करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप मुझे देख रहे होंगे मैं इस वक्त एक जैकेट पहन के बैठा हूँ और ख़ास तौर पे मैदानी इलाके से जो लोग हैं वो हैरान होंगे कि इसने जैकेट क्यों पहनी हुई है। तो वजह इसकी ये है कि जनाब मैं इस वक्त ईद जो है वो नथिया गली में गुजार रहा हूँ और यहाँ पर अभी एक दिन क़याम जो है वो और होगा। तो यहाँ पर तो भाई सर्दी है और बल्कि दोपहर के वक्त जो है वो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन 18, 17, 16 ये टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है और शाम के वक्त तो तकरीबन 10-11 तक 9 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। तो सर्दी है भाई यहाँ पे, तो इस वजह से पहनना पड़ रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है खबरें जो हैं वो तो चलती रहती हैं, आपको इस सिलसिले में अपडेट भी करेंगे। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और एक और जो दूसरी डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है जनाब, ईरान अमेरिका आपस में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया और पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल होगा, क्या इसमें पाकिस्तान को कोई साइड लेनी पड़ेगी, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या है। ईद के ऊपर जो है वो बड़ा ढंढोरा था इस बात का कि जनाब ईद के ऊपर एहतजाज होगा और ईद पे जो है वो अडयाला जेल के बाहर जो है वो कोई बड़ा एहतजाज किया जाएगा। फ़िलहाल तो कोई ऐसी अपडेट्स नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को जो है वो एंड तक हम कवर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले तो जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान के इलाके चाहकान का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और एहलकारों के साथ जो है वो ईद मनाई, जबकि नौजवानों के साथ नमाज ईद भी अदा की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए उन्होंने दुआ भी की। आमतौर पर जो है वो ये देखा जाता है कि जो आर्मी चीफ्स होते हैं वो अपने जवानों के साथ आम तौर पे ईद मनाते हैं और उसी ट्रेडिशन को जो है फॉलो करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने भी जो है वो फ़ौजी जवानों के साथ ही ये ईद मनाई है। इसके अलावा एक तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट सामने आई है और उसने पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उस सिलसिले में बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया है और वो ये है, विच इज़ क्वाइट वरीसम एक्चुअली। और वो ये है कि जनाब पिछले एक दहाई के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर, ये जो रमज़ान अभी गुजरा है इसके अंदर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं ये एक दहाई के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। और इसमें बताया गया है कि 2025 में माह रमज़ान के अंदर कुल जो है वो 84 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं मुख्तलिफ। अब ये जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो इसमें टीटीपी भी शामिल है, इसमें BLA भी शामिल है, ये तमाम तंजीमें शामिल हैं जिनकी जानिब से हमले किए गए हैं। और इसमें लिखा है जी कि गुज़िश्ता बरस यानी कि 2024 के अंदर जो है ये तादाद 26 थी, तो 26 से 84 के ऊपर जो है ये तादाद चली गई। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला जो है वो कितने सीरियस हैं। इसके अलावा कलअदम तहरीक तालिबान ने नवंबर 2022 में हुकूमत के साथ एकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था, जबकि BLA ने मुनज़्ज़म हमले करने की अपनी सलाहियत में पहले से ज़्यादा इस रिपोर्ट के मुताबिक इजाफा किया है। इन दोनों वामिल ने मुल्क में तशद्दुद में इजाफे में अहम किरदार अदा किया है और कलअदम BLA 11 मार्च को बलूचिस्तान के जनूबी मगरबी सूबे में ट्रेन हाईजैकिंग की जिम्मेदार थी, जिसमें कम से कम 25 अफराद जो है वो जान से गए थे। इवन BLA ने जो है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के नंबर जो है पेश किया था, लेकिन उस नंबर को कोई भी नहीं मान रहा। ये एक और तहकीकाती इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक रमज़ान के पहले 3 हफ्तों में 61 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस तहकीक के मुताबिक ये एक दहाई में सिक्योरिटी एहलकारों के लिए सबसे ज़्यादा मोहलिक रमज़ान साबित हुआ है, जिसमें 2 मार्च से 20 मार्च के दौरान 56 एहलकार जो हैं वो जान से गए हैं। और इसके मुताबिक जो है वो ज़्यादातर जो हुकूमत की जानिब से ये कहना है कि ये ज़्यादातर जो हैं ये अफ़गानिस्तान से जो है ये सारे हमले जो हैं वो कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा कि डेडलाइन जो दी गई थी अफ़गान शहरियों को निकलने की, उसके बारे में भी अपडेट आई है, वो रिपोर्ट भी मैं शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले 2 वीडियोज़ और जो हैं वो TTP ने ईद के ऊपर जारी की हैं और उसके अंदर एक वीडियो जो है, ज़ाहिर बात है एडिटोरियल पॉलिसी के तहत जो है वो हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक वीडियो जो जारी की है उसके अंदर जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और मतलब TTP ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। और इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर जो है वो M24 SWS स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, 40 mm पेन आर्म्स P5401 पंप एक्शन ग्रेनेड लॉन्चर, M4A1 कार्बाइन और M4 कमांडो कार्बाइन, ये जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं।
इसके अलावा एक और जो वीडियो है उसमें अस्करियत पसंदों, इन दहशतगर्दों को जो है वो चलते हुए देखा जा रहा है और उन्होंने अपने कंधों के ऊपर जो है वो अमरीकी असलहा लटकाया हुआ है और वो जो है वो ईद के मौके के ऊपर जो है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो टीटीपी की जानिब से जारी हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन्स को जो है वो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की डेडलाइन जो है 31 मार्च थी, वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद बताया गया कि अब तक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद जो है जो छोड़ने वाले हैं उनकी तादाद 8,85,902 अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो अफगान शहरी अब तक छोड़ चुके हैं। हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पे कहा गया था कि अगर इस डेडलाइन तक ना छोड़ा गया तो फिर कानूनी तौर पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा इन अफराद के ख़िलाफ़। और ये भी खबर सामने आ रही है कि इस डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद जो है वो छापों का सिलसिला शुरू हो गया है अफगान शहरियों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं और साथ ही साथ जो है वो सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जो है सरकारी रिकॉर्ड में रखा जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में इन अफराद के मुल्क में दाखिले पर जो है वो भी पाबंदी हो। अफगान शहरियों के लिए जुड़वां शहर जो है वो ख़ास तौर पे यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और उस दोनों जो ट्विन सिटीज़ हैं उनको नो गो एरिया डिक्लेयर किया गया है अफगान शहरियों के लिए। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को हुक्म दिया गया है कि मुजरमाना सरगर्मी में मुलविस किसी भी अफगान शहरी को उनके अहल खाना समेत पकड़ कर मुल्क बदर कर दिया जाए। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 15,20,000 रजिस्टर्ड अफगान पनागज़ीन जो हैं वो मौजूद थे और इसमें से 8 लाख अफगान शहरियत के हामिल अफराद के साथ साथ दीगर अफराद भी सरकारी तौर पर तस्लीम किए बगैर मुल्क में रह रहे हैं। तो ये नंबर्स जो हैं ये अभी तक सामने आए हैं। अब कुछ बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। लकपास मस्तूंग पर जो है वो BNP मेंगल का धरना जो है वो अख्तर मेंगल की क़यादत में 5वें रोज़ भी जारी है और अख्तर मेंगल और उनके साथियों ने सड़क पर ईद की नमाज़ अदा की और ईद का दिन भी सड़क के ऊपर ही गुजारा। धरने से खिताब करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन ख़वातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं है। 2 दिन में ख़वातीन को रहा ना किया गया तो कोयटा की जानिब हम मार्च करेंगे और ख़वातीन की रिहाई तक वापस नहीं आएंगे और एहतजाजी धरना जो है वो भी जारी रहेगा। और मतलब उन्होंने डेडलाइन दे दी है 2 दिन की कि जी 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये आपने करना है। अब हमारे सोर्सेज जो है वो ये कह रहे हैं कि 10 तक की जो है वो जो महारंग बलोच को जो गिरफ्तार किया गया है MPO के तहत 10 तक मोस्ट प्रॉब्ली शायद उनको कोई रिलीफ मिल भी सकता है। अब उससे पहले क्या बलूचिस्तान की हुकूमत जो है महारंग बलोच को कोई रिलीफ देती है या नहीं देती, लेकिन 2 दिन की डेडलाइन जो है वो अख्तर मेंगल साहब की जानिब से अनाउंस कर दी गई है कि 2 दिन के अंदर जो है या उन्हें रिहा किया जाए या फिर हम कोयटा की तरफ मार्च जो है वो हम शुरू कर देंगे। तो अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं बलूचिस्तान के हवाले से। दूसरी जानिब ईद उल फितर के पहले रोज़ जो है समी दीन बलोच जो हैं उनकी बहन महलब दीन बलोच, मारूफ कानूनदान जबरान नासिर और समाजी कारकुन शीमा किरमानी और माहिर तालीम निदा किरमानी समेत दीगर ने कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बलोच यकजहती कमेटी यानी कि BYC की रहनुमा समी दीन बलोच की रिहाई का मुतालबा किया, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते महारंग बलोच की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के दौरान जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महलब दीन बलोच ने कहा कि जी 15 साल पहले जो है मेरे वालिद साहब को जबरी तौर पर लापता किया गया और अब गुज़िश्ता हफ्ते महारंग समेत दीगर की रहनुमाई की रिहाई के अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें सिंध हुकूमत की हिदायत पर दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ख़वातीन के हकूक़ की वकालत तो करती है लेकिन बलोच ख़वातीन को हकूक़ देने के लिए वो तैयार नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि समी दीन बलोच के ख़िलाफ़ मुकदमात को मनसूख किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर किसी रुकावट के पुरअमन तरीके से जारी रही। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी, जिनमें ख़वातीन एहलकार भी वहाँ पर शामिल थीं। तो जबरान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि अपने वालिद से मुताल्लिक़ पिछले 15 साल से पूछने के बाद समी दीन को ये जवाब मिला कि आपको भी गायब कर दिया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। और इसी सिलसिले में एक और जो डेवलपमेंट हुई वो समी दीन बलोच के हवाले से ये हुई। हमने आपको जिस तरह बताया कि एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी बहन की जानिब से और इसमें जबरान नासिर जो हैं वो भी साथ शामिल थे जो कि इस सारे केस को देख रहे थे। तो समी दीन बलोच को जो सिंध पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था आज रात को जो है वो तकरीबन 6 बजे के आसपास 6 सवा 6 बजे के आसपास समी दीन बलोच को गिरफ़्तार कर लिया रिहा कर दिया गया। समी दीन बलोच जो हैं वो उसी सिलसिले में एहतजाज कर रही थी जब महारंग बलोच को गिरफ़्तार किया गया था, उसी के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रही थी जब सिंध की हुकूमत ने जो है वो समी दीन बलोच को गिरफ़्तार किया था।
तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कम से कम बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से कि ये एक पहली बड़ी रिहाई है। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद अगला नंबर या ईद के बाद जो है वो शायद महारंग बलोच को भी इसी तरह ही रिहा कर दिया जाएगा। तो इसी दौरान मैं एक ट्वीट देख रहा था उमर अयूब साहब की, वो मेरी नज़रों से गुजरी। तो उसके ऊपर बेसिकली बहुत जो है वो नाराज़ी का इजहार किया जा रहा था कि जनाब ये क्या नया रूल जो है वो लाया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो रात के वक्त ट्रेवल करने में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। तो दिस इज़ वेरी शेमफुल। और मोहसिन नकवी साहब को भी जो है वो कह रहे थे कि जनाब वो तो कहते थे कि ये बलूचिस्तान के हवाले से मामला जो है वो एक एस एच ओ की मार है। तो ये अमन मान की सूरत हाल है। देखिए मुझे बड़ी अनफेयर लगती है ये बात कि एक जगह के ऊपर जो है वो आप महारंग बलोच की हिमायत भी आप करते हैं, बिल्कुल ठीक, आपका राइट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 100 दफ़ा करे। लेकिन आपको नहीं पता कि बलूचिस्तान के अंदर अगर ये हालात अगर पैदा हुए हुए हैं तो क्या इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से पैदा हुए हुए हैं? मतलब ये सिक्योरिटी फोर्सेस क्या बसों को रोक के उसमें से पंजाबियों को उतार के या लोगों को उतार के गोलियां मारती है, या आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को जो है वो खुद मारती है? आपको पता है इसके अंदर बीएलए इन्वॉल्व है। आप खुल के बोले ना बीएलए के खिलाफ, आप बीएलए के खिलाफ ट्वीट करें। वाई इज़ इट एवरी टाइम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा दहशत गर्द जो होता है, मतलब टीटीपी हो गया या बीएलए हो गया, इसको नहीं कंडेम करेगी, इसको नहीं बोलेगी कि जनाब आपने ये जो कुछ भी किया है या जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो गलत है। आप वाई डू यू हैव टू एक्चुअली चैलेंज द स्टेट ऑन दिस? हाँ, आपने स्टेट के ऊपर अगर एतराज़ करना है, मिसिंग पर्सनस के वाले से बात करें। मैं बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये तो आपके अपने दौर में जब आपकी अपनी हुकूमत थी, तो तब तो खुद भी ये उस वक्त का भी ये इशू था मिसिंग पर्सनस का। आप लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिसिंग पर्सनस के हवाले से क्या किया? महारंग बलोच, ये समीदीन बलोच से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई उस मामले के ऊपर, कोई कुछ नहीं हुआ। तो हर इशू को पॉलिटिक्स की, और दूसरी बात ये ऑफ ऑल द पीपल टेररिज्म के हवाले से मतलब केपी की कंडीशंस डिस्कस करना शुरू करें। अभी ये थोड़ी देर पहले जो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा था कि माह रमज़ान में क्या क्या कुछ हुआ है। माह रमज़ान में सिर्फ बीएलए ने अटैक्स नहीं किए हैं, टीटीपी ने भी अटैक्स किए हैं। और आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आपकी हुकूमत ने जाके क्या किया? आप तो यही चाहते हैं ना कि उनके साथ मुज़ाकरात कर लिए जाए, उनके साथ मामला को रिजॉल्व कर लिया जाए, दैट्स इट। आप यही कर रहे हैं बैठ के। तो हर जगह पे पॉलिटिक्स जो है वो ठीक नहीं लगती। आपका मुझे पता है, ज़ाहिर बात है, इस वक्त स्टेट से और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से एक इशू चल रहा है, वो आप बेशक चलाते रहें, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। वो आपने मज़ाहमत करनी है, एहतजाज करना है, 100 दफ़ा करें। लेकिन जहाँ पे मामला सिक्योरिटी का आता है, जहाँ पे अगर इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन अ दहशतगर्द एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, तो आप हर सूरत सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े होंगे, आप दहशतगर्द के साथ नहीं खड़े होंगे। तो मुझे बड़ी अजीब लगी उमर अयूब साहब की बात के मतलब वो हाउ वाज ही कमेंटिंग ऑल दिस। खैर, इसके अलावा जनाब फरहान मलिक साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कराची में उन्हें एफआईए की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उनके ऊपर एक और केस ठोप दिया गया था कॉल सेंटर का। तो ईद वाले दिन जो है उन्हें स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। उनका रिमांड जो है, जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ था। तो इस पेशी के मौके के ऊपर जो है वो उनके मज़ीद रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन उनका जिस्मानी रिमांड जो है उसकी इस्तदा नामंजूर हुई, मुस्तरद हो गई और उन्हें जेल भेजने का जो है वो हुक्म दिया गया, जिसके बाद उन्हें मलीर जेल जो है वो रवाना किया गया है। तो फरहान मालिक को जो है झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, ताहम अदालत ने उनका मज़ीद रिमांड देने से इनकार किया। उनके वकील ने सारा कुछ कहा। उन्होंने कहा जो मुकदमा बनाया गया उसके मुलजिम ने कहा है कि वो फरहान मलिक से पहली बार एफआईए ऑफिस में मिला है। उनके मोक्किल ने जो जुर्म किया है एफआईए वो बताने से कासिर है। इट इज़ एक्चुअली अ मॉकरी, इट इज़ एब्सोल्युटली अ मॉकरी जिस तरह फरहान मलिक के मामले को जो है वो हैंडल किया गया है। ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, और बिला वजह जो है ना, जिसे वो जिस तरह एक टिपिकल एक होते हैं ना लफ्ज़, खज्जल ख्वार करने की कोशिश की जा रही है बिला वजह, जिसे आर्म ट्विस्टिंग करने की जो है ना एक फजूल किस्म की, भोंडी किस्म की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से इन मामलों को जो है वो हैंडल किया जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से जनाब कुछ बात करते हैं। इमरान खान साहब ने जो है वो ईद अडियाला जेल में गुजारी और अब देर आर टू डिफरेंट रिपोर्ट्स। ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि जी जो मरकज़ी जामे मस्जिद है उसमें नमाज ईद अदा की गई, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो इमरान खान साहब को ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई। नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की और इमरान खान और बुशरा बीबी अपने अपने लेकिन सेल में रहे। दूसरी वर्जन जो है वो ये है कि जनाब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था, बेसिकली उनको कैद तन्हाई में रखना था और इस वजह से जो है वो इमरान खान साहब को नमाज जो है वो नहीं पढ़ने दी गई। अलबत्ता मैं ईद से पहले जो है हमने बहुत से बयानात देखे, बड़ी हमने कहानियाँ सुनी कि जनाब आप देखिएगा इस मरतबा जो है वो एहतजाज होगा, और मेरे ख्याल में अकबर साहब हैं, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि जी इस मरतबा अडियाला के बाहर जो है वो ईद के ऊपर भी एहतजाज किया जाना चाहिए।
तो ना तो कोई एहतजाज हुआ फ़िलहाल, मतलब कम से कम अब दूसरा दिन हो चुका है, हमने किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं देखा, कोई इसके अंदर मज़ीद हमने डेवलपमेंट नहीं देखी। और बल्कि ईद वाले दिन जो है वो ये रिपोर्ट हुआ कि कोई भी खान साहब से मिलने के लिए नहीं आया, और ना उनकी फैमिली से और ना उनके रहनुमाओं में से कोई भी जो है वो खान साहब से मिलने, अब मुझे नहीं पता ये परमिशन नहीं दी गई या कोई आया नहीं, लेकिन एज सच कोई मुलाकात नहीं हुई है। अलबत्ता दूसरी जानिब जो है ये भी पता लगा है कि अडयाला जेल के आसपास जो है वो सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है, और वो सिर्फ इसीलिए कि कोई मुमकिन एहतजाज अगर हो तो उसको टैकल किया जा सके, और इजाफी रास्तों के ऊपर जो है वो इजाफी नाके वहाँ पे कायम कर दिए गए हैं, और सिक्योरिटी के लिए इजाफी एहलकारों की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं, जो 3 शिफ्टों में ये ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही हैं। और हंगामी सूरत हाल पर रिजर्व फोर्स को भी मामनत जो है वो उनकी हासिल होगी। सिक्योरिटी एहलकारों को एंटी राइट किट्स भी जो है वो फराहम की गई हैं, और इन जो आने जाने वाले रास्ते हैं उसके ऊपर 8 मुख्तलिफ और भी पिकेट्स जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं, और सिक्योरिटी प्लान के तहत 200 के करीब अफसरान और एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। तो जुनैद अकबर साहब ने जो है वो ये एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि ईद के बाद जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम ईद के 3 दिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करें। तो फ़िलहाल तो हमें कोई एहतजाज नज़र नहीं आया, अलबत्ता सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात के लिए जो जाने वाले अफराद थे उनका एक इशू हो गया गेट नंबर 5 पे, और वो ये हुआ कि जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने बाकी लोगों के नाम दिए, उसमें आज़म सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर अवान, अंसर कियानी, इन सब के नाम इन्होंने दिए, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को ही रोक लिया गया। उनको, शुएब शाहीन को, न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उनको तर्जुमान मुकर्रर किया गया है इमरान खान साहब का, तो इन तीनों को रोक लिया गया, बाकी सबको जो है उन्होंने अंदर जाने दिया। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, मैंने नाम दिए तो मुझे नहीं अंदर जाने दे रहे, बाकी सबको जाने दे रहे। तो उसके बाद उनकी हिदायत पे वकील ताबिश फारूक और अंसर कियानी को जो है वो रोक लिया गया, और आज़म सवाती, मुबशर अवान और नादिया खटक को जो है वो मुलाकात के लिए रवाना कर दिया गया। तो सलमान अकरम राजा ने गेट नंबर 5 पर अमले से मुकालमा करते हुए कहा कि जेलर साहब, आप नंबर पूरे कर रहे हैं, हम 2 अफराद को रोक रहे हैं, आप पहले मुझे और न्याजुल्लाह न्याजी को भेजें। तो जेलर ने कहा कि जी हम पहले उनको अंदर भेजते हैं, फिर जो भी नाम आए हम इजाज़त दे देंगे। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान जो है इस बात का बुरा मनाएंगे, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं। तो ये जनाब डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जानिब PTI के कारकुनान ने इमरान खान की रिहाई के लिए कायम कैंप में नमाज ईद अदा की, और फिर PTI रहनुमा और साबिक ज़िला पेशावर के सदर इरफान सलीम ने सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे नारे लगाए, और कारकुनान से भी बैरिस्टर सैफ के ख़िलाफ़ नारे लगवाए और उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। बैरिस्टर सैफ ने मर्दान में ड्रोन हमले से मुताल्लिक़ ये बयान दिया था कि वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे, तो उसके ऊपर PTI के अपने अंदर से बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी तक कि बैरिस्टर सैफ ने जो है वो गलत बयानी से काम दिया है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो रिपोर्ट की गई है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़ी तब्दीली हुई है, और अब जो है वो साबिक सूबाई सदर आतिफ खान, उनको पेशावर रीजन का सदर जो है वो नामजद कर दिया गया है, और उनके साथ MNA अरबाब शेर अली को पेशावर रीजन में सेक्रेटरी जनरल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दे दी गई हैं। तो ये उनको जो है वो नए ओहदे मिले हैं। आतिफ खान जो है वो ज़ेहन में रखिएगा कि जुनैद अकबर ग्रुप से उनका ताल्लुक है, पहले काफ़ी हद तक साइडलाइन हुए हुए थे, लेकिन जुनैद अकबर के आने के बाद जो है यही कहा जा रहा था कि इनको भी अब कोई ना कोई ज़िम्मेदारी अनकरीब मिल जाएगी। तो ये मशरक न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि अब उन्हें भी PTI पेशावर की जो है वो प्रेसिडेंटशिप दे दी गई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जो खाली नशस्तें हैं, 11 नशस्तें हैं, उन पे 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इलेक्शन नहीं हो सका। 1 साल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और सियासी खींचातानी के बायस सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा को 2024 में कोई नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। 2018 के सेनेटर्स अप्रैल 2024 में रिटायर हुए थे, और उनकी जगह नए अरकान का इंतखाब अभी तक नहीं हो सका है। और खैबर पख्तूनख्वा में 2 अप्रैल 2024 को 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों के ऊपर इलेक्शन होना था, लेकिन सूबाई असम्बली में मखसूस नशस्तों का फैसला ना होने की वजह से सेनेट इलेक्शन भी इल्तवा का शिकार हो गए हैं। सूबाई असम्बली में 7 जनरल नशस्तों पर 16, खवातीन की 2 नशस्तों पर 4 और 2 टेक्नोक्रेट नशस्तों पर 4 उम्मीदवार हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि एक इतना अहम सूबा जो है उसके अभी तक सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो मौजूदा सेटअप हमारा नहीं करवा सका है। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि जनाब ईरान और अमेरिका रिसेंटली जो है उनके अंदर आपस में काफ़ी जो है वो खींचातानी नज़र आ रही है, और ईरान ने अमेरिका की जानिब से जो है वो धमकी भी दी गई थी जो ईरान के एटमी असासे थे उस हवाले से।
तो ईरान ने अब एटमी धमकी पर रद्दमल देते हुए कहा है कि कोई गलत फहमी में हमें इंतहाई इकदाम पर मजबूर कर सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जौहरी हथियारों के हसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे, हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी, कोई गलती हमें इंतहाई इकदाम पर मजबूर कर सकती है। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन और सलामती की तौहीन है, तशद्दुद और अमन को जन्म देता है। रास्ते और नताइज अमरीका खुद मुंतखब कर सकता है। इलामाजी ईरानी पासदार इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि अमेरिका को शीशे के घर में रह के दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब रिसेंटली बेसिकली एक डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है कि ईरान और अमेरिका जो है वो आमने सामने आ जाते हैं या कोई जंग की अगर बात होती है, तो पाकिस्तान के लिए जो है वो इस सारे मामले के ऊपर साइड लेना बड़ा डिफ़िकल्ट एक डिसीजन होगा जो उसे लेना पड़ेगा कि वो क्या करेगा। ईरान के साथ जो है वो चाहे वो BLA का मामला हो, BLA के हवाले से ईरान के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पाकिस्तान की जानिब से कि ये वहाँ से भी ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे। और रिसेंटली जो है वो अमेरिका के करीब भी आने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी एक कैच-22 किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। दूसरी जानिब एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी दूसरी मुद्दत के लिए पहले गैर मुल्की दौरे पे रवां बरस मई के वस्त में सऊदी अरब का दौरा करने की इस वक्त मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और सऊदी अरब अमेरिका की खारजा पॉलिसी में ज़्यादा नुमाया किरदार अदा कर रहा है और ममलिकत ने हाल ही में अमेरिका और रूस और यूक्रेन के माबैन बातचीत की मेज़बानी भी की थी। तो ये बड़ा एक अहम टूर होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरब जाते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल में इसकी बड़ी अहमियत होगी, क्योंकि रिसेंटली MBS के साथ जो है वो पाकिस्तान भी बड़ा मतलब एग्रेसिवली जो है वो इंगेज कर रहा है। एग्रेसिवली से मुराद बड़ा एक्टिवली इंगेज कर रहा है, एग्रेसिव इज़ नॉट द राइट वर्ड। तो वो इंगेज कर रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप का भी ये दौरा होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।